पुराने समय की बात है। किसी नगर के निकट एक तोता और मैना एक वृक्ष पर रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करते थे। वह तोता दिन भर भोजन के प्रबंध में जुटा रहता और मैना पूरे दिन रहने के लिए घोंसला बनाती रहती। लेकिन जैसे ही हवा चलती उनका छोटा सा घोंसला गिर जाता। फिर उनका एकत्रित किया हुआ भोजन भी गिर जाता। ऐसा होने पर वे दोनों बड़े ही निराश हो जाते। कई बार ऐसा होने पर उसी नगर के एक प्रसिद्ध शास्त्री जी के पास वे दोनों तोता और मैना गए। उन्होंने उन शास्त्री जी को बताया कि हे नरश्रेष्ठ, हम जितनी बार भी हमारा घोंसला बनाते हैं वो उतनी बार टूट जाता है। कि शास्त्री महाराज, आप ही बताएं, हमारा रहवास ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसका क्या कारण हो सकता है? तब शास्त्री जी उन दोनों तोता और मैना को समझते हुए कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में हरिया नाम का एक बेहद गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक प्यारी छोटी बेटी थी जिसका नाम सुमन था। हरिया के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इस वजह से उसे दूसरों की जमीन पर खेती करनी पड़ती थी। जो भी थोड़े बहुत पैसे उसे इस काम से मिलते, उन्हीं से वह अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हरिया को गांव में कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसकी पत्नी ने चिंता जताते हुए कहा, आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए अब कुछ भी खास नहीं बचा है। बस थोड़ी सी दाल और चावल बचे थे, जिनसे मैंने खिचड़ी बना दी है। हरिया ने जवाब दिया, पिछले कई दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि इस महीने उनके पास करवाने के लिए कोई काम नहीं है। शायद जब फसलों की कटाई शुरू होगी तभी काम मिलेगा। यही सोच सोचकर मैं परेशान हूँ कि अगर पूरे महीने कोई काम नहीं मिला तो परिवार के खाने पीने का इंतजाम आखिर मैं कैसे करूँगा? हरिया की बेटी सुमन ने बात बदलते हुए उत्साह से कहा, पापा, इस बार जब गांव में मेला लगेगा तो आप मुझे एक गुड़िया दिला देना। पिछली बार आपने कहा था कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, लेकिन अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। इस बार आप मेरे लिए गुड़िया जरूर लेकर आना। पापा, उसकी मासूम बातों ने हरिया के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान ला दी, लेकिन मन ही मन वह अपनी परिस्थिति को लेकर बेहद चिंतित था। हाँ बेटा, इस बार मैं तुम्हें जरूर एक सुंदर गुड़िया लेकर दूंगा। अब चलो खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, हरिया ने सुमन से कहा। फिर उसने सरला को आवाज दी, सरला, तुम भी आकर खाना खा लो। सरला ने धीरे से जवाब दिया, आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। हरिया और उसकी बेटी सुमन ने मिलकर खाना खा लिया। तभी उनके घर के दरवाजे पर एक संत ने दस्तक दी और बाहर से आवाज लगाई, कोई है? भूख से तड़प रहा हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर हरिया और उसकी पत्नी सरला तुरंत बाहर आ गए। संत को देखकर हरिया ने कहा, बाबा, हमारे पास खुद के खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है। हम आपको कहाँ से दे सकते हैं? अभी थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी जो हमने खा ली। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। संत की बात सुनकर सरला ने कहा, रुकिए बाबा, मेरे हिस्से का खाना अभी बचा हुआ है, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। हरिया चिंतित होकर बोला, लेकिन सरला, अगर तुम अपना हिस्सा बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़े से चावल ही बचे हैं। सरला ने विश्वास भरे स्वर में जवाब दिया, आप इसकी चिंता मत कीजिए।
मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपने आंगन से किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पाप लगेगा। हरिया ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है सरला, जैसी तुम्हारी इच्छा। सरला ने अपने हिस्से का बचा हुआ खाना थाली में सजाकर संत के सामने रख दिया। संत ने श्रद्धा से भोजन किया और संतुष्ट होकर बोले, बेटी, तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हारा हृदय से आभारी हूँ। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सच्चा पुण्य का काम है। तुम्हारे इस कार्य से भगवान तुम्हें बहुत आशीर्वाद देंगे। संत की बातें सुनकर सरला के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान आ गई। और यह पुण्य तुम्हारे हिस्से में आया है बेटी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ विशेष नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है। इसे अपने पास संभाल कर रखना। यह अंगूठी भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएगी और तुम्हारी काफी मदद करेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे रात के समय कभी मत पहनना। रात में इस अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है और वह ताकत तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी, संत ने गंभीर स्वर में समझाया। सरला ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद बाबा। हम आपकी दी गई इस सीख का पूरा पालन करेंगे। संत वहां से विदा हो गए और उनके जाने के बाद हरिया ने सरला से कहा, यह अंगूठी कितनी अद्भुत लग रही है। सोचता हूँ कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो बाबा ने इसे हमें देने का फैसला किया। सरला मुस्कुराते हुए बोली, शायद यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा कि इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम उसे किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। हरिया ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन सरला, तुमने तो अपना हिस्सा का खाना बाबा को दे दिया। अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े और चावल होते। हरिया की यह बात खत्म होते ही अंगूठी में अचानक से एक तेज चमक उठी और उनके सामने तुरंत चावल से भरी एक प्लेट आ गई। हरिया ने चकित होकर कहा, सरला देखो। जैसे ही मैंने चावल का जिक्र किया, यहाँ चावल प्रकट हो गए। इसका मतलब यह अंगूठी सच में जादुई है। इससे हम कुछ भी मांग सकते हैं। सरला उत्साह से बोली, अरे वाह, यह तो सचमुच कमाल की बात है। अगर ऐसा है तो आप इस अंगूठी से थोड़ी पूरी और सब्जी भी मांग लीजिए। मेरा कई दिनों से पूरी सब्जी खाने का मन हो रहा है। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सरला, अभी मांग कर देखता हूँ। उसने अंगूठी की ओर देखकर कहा, हे जादुई अंगूठी, हमें थोड़ी पूरी और सब्जी दे दो। हरिया के इतना कहते ही अंगूठी में फिर से एक चमक उठी और उनके सामने पूरी और सब्जी से सजी हुई एक गर्मागर्म प्लेट प्रकट हो गई। सरला ने आश्चर्य और खुशी से कहा, यह तो कमाल हो गया। अब हमें भूख की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह अंगूठी हमारे जीवन में सचमुच वरदान साबित होगी। उस जादुई अंगूठी का कमाल देखकर सरला और हरिया खुशी से झूम उठे। सरला ने उत्साहित होकर कहा, अरे वाह, कितने दिनों के बाद आज पूरी और सब्जी देखने को मिली है। यह तो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलो अब हम सब मिलकर इसे आराम से खाते हैं। उस दिन हरिया, सरला और सुमन ने भरपेट स्वादिष्ट भोजन किया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगली सुबह सुमन उत्साह से दौड़ती हुई आई और बोली, पापा, मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। क्या आप मुझे इस बार गुड़िया दिलाएंगे? हरिया ने प्यार से अपनी बेटी को गोद में उठाते हुए कहा, हाँ मेरी प्यारी गुड़िया,
इस बार मैं तुम्हें जरूर एक सुंदर सी गुड़िया दिलाऊंगा। फिर उसने सरला की ओर देखकर कहा, सरला, हमारी नन्ही सुमन को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। इस बार हम सब उस बड़े मेले में जाएंगे जहां जाने के लिए हम हमेशा सपने देखा करते थे। सभी ने जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू कर दी। जब सब तैयार हो गए तो हरिया ने अंगूठी की ओर देखकर कहा, हे जादुई अंगूठी, हमें कुछ पैसे दे दो ताकि हम मेले में आराम से खरीदारी कर सकें। अंगूठी ने चमकते हुए हरिया के हाथ में पैसे प्रकट कर दिए। उन पैसों को देखकर हरिया ने संतोष की सांस ली और कहा, अब हमारे पास मेले के लिए पर्याप्त पैसे हैं। चलो अब निकलते हैं। गांव में हर साल एक विशाल मेला लगता था, जहां दूर दूर के गांवों से व्यापारी अपनी दुकानें सजाने आते थे। मेले में तरह तरह की चीजें मिलती थीं, जिनमें खिलौने, कपड़े, मिठाइयाँ, झूले और खाने पीने की कई चीजें शामिल थीं। सुमन ने मेले में पहुंचते ही खुश होकर कहा, पापा देखो, वहां गुड़िया की दुकान है। मुझे वहां से एक गुड़िया दिला दो प्लीज। हरिया ने सुमन की खुशी को देखकर दुकानदार से कहा, भैया जरा यह वाली गुड़िया दिखाना। सुमन ने गुड़िया को देखते ही खुशी से ताली बजाई और कहा, पापा यह तो बहुत ही सुंदर गुड़िया है, मुझे यह ही चाहिए। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरी प्यारी सुमन, यह गुड़िया अब तुम्हारी हुई। गुड़िया लेकर सुमन खुशी से झूम उठी और हरिया और सरला अपनी बेटी की मासूम खुशी देखकर संतुष्ट हो गए। हरिया ने सुमन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, भैया इस गुड़िया का क्या दाम है? दुकानदार ने जवाब दिया, जी यह 50 रुपए की है। हरिया ने बिना झिझकते हुए अपनी जेब से पैसे निकाले और कहा, यह लीजिए भैया इस गुड़िया के पैसे। सुमन गुड़िया को अपने हाथों में लेते ही खुशी से उछल पड़ी। इसके बाद हरिया ने सरला की ओर देखकर कहा, सरला तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। देखो वहां साड़ियों की दुकान कितनी अच्छी लग रही है। चलो तुम्हारे लिए भी एक सुंदर साड़ी चुनते हैं। वे सभी साड़ी की दुकान पर पहुंचे। हरिया ने दुकानदार से कहा, भैया जरा वह वाली साड़ी दिखाना। दुकानदार ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे भैया वह साड़ी बहुत महंगी है, आप शायद उसे नहीं खरीद पाएंगे, कोई सस्ती साड़ी देख लीजिए। हरिया ने दृढ़ता से कहा, भैया हमें वही साड़ी देखनी है, आप उसे दिखाइए। दुकानदार ने अनमने मन से साड़ी निकाली। हरिया ने साड़ी सरला की ओर बढ़ाते हुए पूछा, सरला तुम्हें यह साड़ी कैसी लगी? सरला ने साड़ी को हाथ में लेते हुए कहा, यह साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन शायद यह बहुत महंगी होगी। हरिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महंगी है या सस्ती इसकी चिंता तुम मत करो, बस यह बताओ तुम्हें यह साड़ी पसंद है या नहीं? सरला ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जी साड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई है। हरिया ने दुकानदार से पूछा, भैया इस साड़ी का दाम क्या है? दुकानदार ने जवाब दिया, यह साड़ी 1500 रुपए की है। हरिया ने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाले और कहा, ठीक है भैया, यह लीजिए 1500 रुपए और इस साड़ी को हमारे लिए पैक कर दीजिए। साड़ी खरीदने के बाद हरिया ने मेले से और भी कई चीजें खरीदीं, जैसे घर का सामान, मिठाइयाँ और सुमन के लिए कुछ खिलौने। मेले का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। वहीं उसी मेले में गांव के सबसे अमीर सेठ रामचंद्र के 2 नौकर मोहन और प्यारे भी खरीदारी करने आए हुए थे। रामचंद्र अपनी संपत्ति और ठाठ बाट के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। हरिया ने उन्हें देखकर सरला से कहा, देखो ये सेठ रामचंद्र के नौकर हैं।
ये लोग हमेशा अच्छे कपड़े पहनते हैं और बड़े ठाठ से रहते हैं। सरला ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई और दोनों मेले का आनंद लेने में मशगूल हो गए। देख तो प्यारे, यह कितना सारा सामान खरीद रहा है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मोहन ने हैरानी से कहा। प्यारे ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, यह तो वही हरिया है जो 2 दिन पहले सेठ जी से काम मांगने आया था। मुझे याद है, सेठ जी ने इसे काम देने से साफ मना कर दिया था। चलकर उससे ही पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दोनों हरिया के पास पहुंचे और मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, और भाई हरिया, कैसी चल रही है तुम्हारी खरीदारी? लग रहा है आज तो काफी सामान खरीद लिया है। हरिया ने जादुई अंगूठी का जिक्र न करते हुए साधारण स्वर में कहा, अरे नहीं भाई, बस घर के लिए थोड़ा बहुत सामान ले लिया, और कुछ खास नहीं। प्यारे ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा हरिया भाई, पर तुम्हें तो हम 2 दिन पहले सेठ जी से काम मांगते देख रहे थे। तो यह बताओ, आखिर तुम्हें काम कहाँ से मिल गया? हरिया ने तुरंत जवाब दिया, हाँ भाई, मुझे कहीं और काम मिल गया। उसी काम से थोड़े पैसे मिले तो सोचा बच्चों को मेला घुमा लाऊं। मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा भाई, तुम्हारी बात समझ में आई। खैर, तुम खरीदारी करो, हम चलते हैं। इतना कहकर मोहन और प्यारे वहां से चले गए। हरिया ने राहत की सांस ली और अपने परिवार के साथ मेले का मजा लेते हुए खरीदारी पूरी की। मेला घूमने के बाद हरिया का परिवार खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचकर सभी के चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी। सुमन ने उत्साहित होकर कहा, पापा, आज तो मेरे पास ढेर सारे खिलौने हो गए हैं। अब मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने सुंदर खिलौने हैं। सरला भी मुस्कुराई और बोली, हाँ, आज हमारा दिन बहुत अच्छा बीता। हरिया ने सबकी खुशी देखकर संतोष महसूस किया और सोचा कि अब उनका जीवन धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। अंगूठी की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हरिया ने अपने घर की बिगड़ती स्थिति को सुधार लिया। उसने अपनी जरूरत के हिसाब से अंगूठी से कुछ पैसे मांगे और उन्हीं पैसों से गांव में एक कपड़ों की दुकान खोल ली। जैसे ही दुकान का उद्घाटन हुआ, हरिया का व्यापार धीरे धीरे तेजी से चलने लगा। उसकी दुकान में अलग अलग प्रकार और हर तरह के खूबसूरत कपड़े उपलब्ध थे, जिनमें से हर एक कपड़ा गुणवत्ता और डिजाइन के मामले में बेहतर था। यह सब कुछ हरिया ने उस जादुई अंगूठी की मदद से संभव किया था। उसकी दुकान में आधुनिक और नए नए डिजाइन वाले कपड़ों की इतनी ज्यादा मांग थी कि अक्सर वहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैलने लगी कि हरिया, जो कभी बेहद गरीब और साधनहीन था, अचानक से बहुत अमीर बन गया है। अब उसने गांव में एक बड़ी और शानदार कपड़ों की दुकान खोली है, जो हर किसी के लिए चर्चा का विषय बन चुकी थी। अरे भाई, क्या तुमने सुना? हरिया ने गांव में एक नई दुकान खोल ली है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि हरिया ने वाकई में एक बड़ी और भव्य दुकान खोली है। अरे, मैं तो उसकी दुकान को देखकर भी आ चुका हूँ। सच मानो, उसकी दुकान सच में बहुत बड़ी है और वहां हर प्रकार के सुंदर और आकर्षक कपड़े उपलब्ध हैं। यह सब आखिर कैसे हुआ? हरिया के पास इतनी बड़ी दुकान खोलने के लिए पैसे आए कहां से? भाई, इस बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसने गांव में एक बेहतरीन कपड़ों की दुकान खोल ली है। इस बात ने गांव के लोगों को हैरानी में डाल दिया। हर कोई सोच रहा था कि आखिर हरिया, जो कभी गरीब था,
इतने कम समय में इतना संपन्न कैसे बन गया। हे भगवान, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेता। मुझे भी अपनी जिंदगी को सुधारने और बेहतर बनाने का मौका मिल जाता। अरे भाई, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो क्यों न तुम हरिया से उधार मांग लो। हरिया बहुत ही नेकदिल और भला इंसान है। वह तुम्हारी जरूर मदद करेगा और तुम्हें उधार देने से मना नहीं करेगा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी हरिया से बात करनी चाहिए। वैसे भी मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं भी अपने लिए एक छोटा सा काम धंधा शुरू करना चाहता हूँ। क्यों न हम कल ही हरिया से मिलकर उसकी मदद मांगे। क्या पता हरिया हमारे काम आ जाए और हमारी मुश्किलें हल हो जाएं। वे लोग इसी तरह अपनी अपनी बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि हरिया उसी रास्ते से गुजर रहा था। रामू ने तुरंत हरिया को आवाज दी, अरे हरिया भाई, कहाँ जा रहे हो। हरिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहीं नहीं भाई, बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, तो सोचा आज तुमसे मिलता चलता हूँ। रामू ने उत्सुकता से कहा, हरिया भाई, मैंने सुना है कि तुमने कपड़ों की एक बहुत बड़ी और शानदार दुकान खोली है। हरिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना है। मैं भी तुमसे यही बताने आया था। मैंने हाल ही में एक कपड़ों की दुकान खोली है और अब उस दुकान से मेरी अच्छी खासी कमाई हो रही है। रामू ने हैरानी से पूछा, पर भाई, तुमने इतनी बड़ी दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? हरिया ने गंभीर होकर कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे पुराने और भरोसेमंद दोस्त हो। कुछ समय पहले मेरे घर पर एक साधु बाबा आए थे। हरिया ने फिर उन सबको जादुई अंगूठी के बारे में पूरी बात विस्तार से बताई। रामू और बाकी सबने आश्चर्यचकित होकर कहा, जादुई अंगूठी? सच में? तुम्हारे पास जादुई अंगूठी है और तुमने उसी अंगूठी की मदद से वह दुकान खोली है? हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, मैंने इसी अंगूठी की मदद से पैसे मांगे और उसी पैसे से मैंने अपनी दुकान खोली। अब उसी दुकान से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैंने उसी अंगूठी की मदद से वह दुकान खोली है। हरिया ने यह कहते हुए रामचंद्र की बातों का जवाब दिया। पर आखिर वह कौन सी लॉटरी थी जो हरिया के हाथ लग गई कि कुछ ही दिनों में वह इतना मालामाल हो गया। रामचंद्र और उसके दोनों नौकर अब हरिया पर बारीकी से नजर रखने लगे थे। वे जानना चाहते थे कि वह कहाँ जाता है, कब घर लौटता है और उसकी दिनचर्या क्या है। यह सब रामचंद्र के आदेश पर हो रहा था। एक रात जब हरिया देर रात घर लौटता है तो रामचंद्र के दोनों नौकर चुपके से उसके घर के पास खड़े हो जाते हैं और उसे बारीकी से देखने लगते हैं। वे देखते हैं कि हरिया ने अपने हाथ से वह जादुई अंगूठी निकाल ली है और अपनी पत्नी सरला से बात कर रहा है। हरिया कह रहा था, सरला, देखो, आज मैं यह अंगूठी अभी उतार देता हूँ क्योंकि काफी रात हो चुकी है। सुबह फिर इसे पहन लूंगा। वैसे भी अब हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और अब इस अंगूठी से हमें कोई खास जरूरत नहीं रही। उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि अब हमें इस अंगूठी को संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि अब मेरा कारोबार भी काफी अच्छा चल रहा है और हमें इस अंगूठी की अब कोई और आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र और उसके नौकर यह सब सुनकर चौंक गए,
क्योंकि उनके मन में अब यह सवाल उठने लगा कि क्या हरिया सच में इस अंगूठी के कारण इतना सफल हुआ है या फिर कुछ और राज है जो वह छुपा रहा है। क्या यह सच में अंगूठी के कारण हुआ है? रामचंद्र के मन में यह सवाल उभर रहा था। क्या वह सचमुच कोई जादुई अंगूठी है? क्या इस अंगूठी की वजह से ही हरिया को अचानक से इतने पैसे मिले हैं? रामचंद्र ने अपने दोनों नौकरों को आदेश दिया, जाओ, इसका पूरी तरह से पता लगाओ। हमें जानना चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है। अगले दिन दोनों नौकर फिर से चुपके से हरिया के घर के पास पहुंचते हैं और हरिया और उसकी पत्नी के बीच की बातचीत को ध्यान से सुनने लगते हैं। उनकी बातचीत से एक नया रहस्य सामने आता है। सुनिए, मुझे एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी चाहिए, सरला ने कहा। हरिया ने थोड़ी हैरानी के साथ जवाब दिया, तुम्हारे पास तो इतनी सारी साड़ियां हैं, तो फिर गुलाबी रंग की साड़ी क्यों चाहिए? और दुकान में भी तो बहुत सारी साड़ियां रखी हुई हैं। क्यों न तुम जाकर दुकान से ही पसंद कर लो? सरला ने कहा, नहीं, मेरे पास एक भी गुलाबी रंग की साड़ी नहीं है और मुझे ऐसी साड़ी चाहिए जो अभी तक दुकान में भी न हो। आप इस अंगूठी से गुलाबी रंग की साड़ी मांगकर देखिए ना। यह सुनकर हरिया ने अंगूठी को हाथ में लिया और उसे देखकर कहा, ठीक है, मैं इस अंगूठी से गुलाबी रंग की साड़ी मांगता हूँ। और चमत्कारी तरीके से कुछ ही क्षणों में गुलाबी रंग की साड़ी उनके सामने प्रकट हो जाती है। यह दृश्य देखकर दोनों नौकर पूरी तरह से चौंक गए। वे समझ गए कि कुछ तो अजीब बात है और यह सब एक सामान्य घटना नहीं थी। वे यह देखकर रामचंद्र सेठ के पास पहुंचे और सारी बात उसे बता दी। अच्छा, तो यह है वह रहस्य? रामचंद्र ने हैरान होकर कहा। तो उस हरिया ने अंगूठी से साड़ी मांगी और अंगूठी में से वह साड़ी प्रकट हो गई। अब तो यह बात पक्की हो गई है कि वह कोई सामान्य अंगूठी नहीं है। वह सच में एक जादुई अंगूठी है। तुमने मुझे बताया था कि रात के समय वह हरिया अपनी अंगूठी को अपनी उंगली से निकालकर कहीं रख देता है ना? रामचंद्र ने अपने नौकर से पूछा। जी सेठ जी, बिल्कुल। वह अंगूठी निकालकर अपने टेबल पर रख देता है जैसे ही वह रात का समय होता है। रामचंद्र ने यह सुनकर सोचा, तो इसका मतलब है कि वह अंगूठी रात के समय बहुत ही शक्तिशाली होती है। यह सबसे सही वक्त है उस अंगूठी को हासिल करने का। अब उसने निश्चय किया कि वह उसी रात हरिया के घर जाएगा और अंगूठी को चुपके से ले आएगा। रात का समय आया और रामचंद्र अपने कदमों को चुपचाप बढ़ाते हुए हरिया के घर पहुंचता है। रात के अंधेरे में वह देखता है कि अंगूठी का तेज बहुत ज्यादा था और उसकी चमक कुछ ऐसी लग रही थी जैसे वह अलग ही रोशनी से जगमगा रही हो। वाह! इस अंगूठी की चमक तो देखो, कितनी बेमिसाल रोशनी दे रही है। आखिरकार यही वह जादुई अंगूठी है जिससे हरिया अचानक इतना अमीर हो गया, रामचंद्र ने दिल में सोचा। और फिर उसने तय किया कि वह इस अंगूठी को अब अपने घर ले जाएगा। अब मैं भी इस अंगूठी की मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सोचकर रामचंद्र ने अंगूठी को वहां से चुपचाप उठा लिया और उसे अपने घर की ओर लेकर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद रामचंद्र ने वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और फिर उसने बड़े उत्साह के साथ अंगूठी से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगे। हे अंगूठी, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो, इतने सारे कि मैं रातों रात एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं। जैसे ही रामचंद्र ने यह शब्द कहे,
उसकी उंगली पर अचानक से एक तेज लाल निशान उभर आया और उसे बहुत तेज जलन महसूस होने लगी। वह हैरान और परेशान होकर दर्द से चीखा और अपनी उंगली से अंगूठी को जल्दी से निकालकर फेंक दिया। दर्द से बेहाल रामचंद्र कांपते हुए अंगूठी को वहां से हटाता है और तुरंत अस्पताल की ओर भागता है, अपनी हालत को लेकर चिंतित। रामचंद्र कड़ी पीड़ा में अस्पताल पहुंचता है और अपनी जलती हुई उंगली के साथ डॉक्टर के पास जाता है। वह अपनी घायल हाथ को डॉक्टर के सामने रखते हुए कहता है, डॉक्टर साहब देखिए, मेरा हाथ इतना चोटिल हो गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने हाथ से उसकी स्थिति का मूल्यांकन किया और हैरान होकर पूछा, यह कैसे हुआ? इतनी गहरी चोटें लगी हैं। तुम्हारा हाथ तो पूरी तरह से जख्मी हो गया है। मैं तुरंत इसकी पट्टी कर देता हूँ, लेकिन यह देखकर मुझे यह लगता है कि तुम्हारे हाथों के घाव बहुत गहरे हैं और इन्हें ठीक होने में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा। डॉक्टर ने फिर रामचंद्र का हाथ बांधते हुए कहा, तुम्हें कम से कम 2 महीने तक अपने हाथों का विशेष ध्यान रखना होगा। इन घावों को ठीक होने में काफी समय लगेगा और इस दौरान तुम्हें सावधान रहना होगा। रामचंद्र यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वह सोचता है, यह सब उस जादुई अंगूठी की वजह से हुआ है। अगर मैंने वह अंगूठी चुराई ही नहीं होती, तो आज मेरे हाथों की यह हालत नहीं होती। इतना दर्द और जलन हो रही है, क्या बताऊं? अगर मैंने ज्यादा पैसे का लालच न किया होता और उस अंगूठी को नहीं लिया होता, तो आज मेरी ये तकलीफ नहीं होती। रामचंद्र का मन बहुत भारी हो गया था और उसे एहसास हुआ कि उसकी लालच ने उसे कितना महंगा सबक सिखाया। अब वह फैसला करता है कि वह अंगूठी को वापस हरिया को लौटा देगा। वह हरिया के पास जाकर कहता है, यह लो हरिया, यह तुम्हारी अंगूठी है। कुछ समय पहले मुझे इस अंगूठी के प्रति बहुत लालच आ गया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि यह अंगूठी मेरे लिए सही नहीं है। इसने मुझे एक बहुत कड़ा और महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। अब यह अंगूठी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अब वह जादुई अंगूठी फिर से हरिया के पास लौट आई थी। हरिया ने अंगूठी को हाथ में लेते हुए सरला से कहा, सरला, अब समय आ गया है कि इस अंगूठी को किसी ऐसे इंसान को सौंप दिया जाए जिसे सच में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। हमें जल्द से जल्द ऐसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढना होगा जो इस अंगूठी की शक्ति का सही उपयोग कर सके। सरला ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब इस जादुई अंगूठी को किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को देने का सही वक्त आ चुका है। यह अंगूठी अब किसी ऐसे के पास जानी चाहिए जो इसका इस्तेमाल अपनी और दूसरों की भलाई के लिए कर सके। वे दोनों इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति दस्तक देता है। वह गरीब और कमजोर दिखाई दे रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कांपती आवाज में कहा, कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। सरला तुरंत रसोई में गई और बूढ़े व्यक्ति के लिए खाने का इंतजाम किया। उसने उसे भरपेट खाना खिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने खाना खत्म करने के बाद हरिया और सरला को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम दोनों बहुत दयालु हो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। हरिया ने बूढ़े व्यक्ति को ध्यान से देखा और फिर अपनी जादुई अंगूठी की तरफ देखा।
उसने फैसला कर लिया कि अब यही वह इंसान है जिसे यह अंगूठी दी जानी चाहिए। हरिया ने वह जादुई अंगूठी बूढ़े व्यक्ति को सौंपते हुए कहा, बाबा, यह अंगूठी अब आपकी है। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। इसमें चमत्कारी शक्तियां हैं और यह आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकती है। इसका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए कीजिएगा। बूढ़ा व्यक्ति यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने हरिया और सरला को आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति अचानक अपने असली रूप में वापस आ गया। वह और कोई नहीं बल्कि वही संत था जिसने वर्षों पहले हरिया को यह जादुई अंगूठी दी थी। संत मुस्कुराते हुए बोले, हरिया, तुमने इस अंगूठी का सही उपयोग किया। न केवल तुमने अपने जीवन को बेहतर बनाया बल्कि अपने गांव और यहाँ के लोगों के जीवन को भी सुधारने में मदद की। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक है, इसलिए मैं यह अंगूठी वापस लेने आया हूँ। हरिया यह देखकर थोड़ा चौंका लेकिन संत को सम्मानपूर्वक विदा किया। अब हरिया के जीवन में सब कुछ सामान्य और खुशहाल था। उसने इस अंगूठी के जरिए न केवल अपनी गरीबी को दूर किया बल्कि गांव के कई लोगों की समस्याओं को भी हल किया था। संत के आशीर्वाद और अपने नेक कर्मों के कारण हरिया का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। तो दर्शकों, ऐसी कहानी तोता ने मैना को सुनाई। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।